द स्मार्ट मनी ऑलरेडी बिल्डिंग छोड़ चुकी है। कल हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब ने वेनेजुएला जब्ती के जवाब में यूएस डेट डंप करके औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आने वाले जाल को देख लिया और वे बाहर निकल गए। लेकिन आज हमें आपकी बात करनी होगी, क्योंकि जब सऊदी अपने अरबों को फिजिकल गोल्ड में लगा रहे थे, तब आप जिस बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं वह चुपचाप फ्रंट डोर लॉक कर रहा था। और अब हम एक तरलता के वैक्यूम का सामना कर रहे हैं। आपकी जमा राशि को बैक करने वाली कोलैटरल गायब हो रही है और बड़े बैंक महसूस कर रहे हैं कि वे कागज पर दिवालिया है। यह सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं है, यह एक एग्जिट बैन की शुरुआत है। अगर आप इस हफ्ते बड़ी रकम निकालने की कोशिश करते हैं तो अगर आपको कोई गड़बड़ी दिखे तो हैरान न हो। अगर वायर ट्रांसफर रिव्यू के लिए फ्लैग हो जाए तो हैरान न हो। अमेरिकी सरकार जानती है कि वह सऊदी को जाने से नहीं रोक सकती, इसलिए वे सिस्टम को बचाने के लिए वही कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। वे आपके पैसे को अंदर फंसा रहे हैं। हिस्टो में आपका स्वागत है। दरवाजा बंद हो रहा है। देखते हैं कि क्या हम इसे लॉक होने से पहले आपको बाहर निकाल सकते हैं। यह समझने के लिए कि इस वीकेंड आप अपने ही पैसे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपके बैंक ने आपके वायर ट्रांसफर को संदिग्ध क्यों फ्लैग किया है, आपको टेलर विंडो से आगे देखना होगा। आपको ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की प्लम्बिंग देखनी होगी। सिस्टम किसी कंप्यूटर एरर की वजह से नहीं टूट रहा है और न ही किसी साइबर अटैक की वजह से। यह इसलिए टूट रहा है क्योंकि व्हेल कैसीनो छोड़ चुके हैं और वे तरलता को अपने साथ ले गए हैं। 50 सालों तक पूरी अमेरिकन बैंकिंग एक्सपेरिमेंट एक सिंगल सीक्रेट मैकेनिज्म पर निर्भर रही, जिसे पेट्रोडॉलर रिसाइक्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक साधारण सुरुचिपूर्ण लूप था जिसे 1974 में हेनरी किसिंजर द्वारा स्थापित किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी तेल खरीदती थी और बदले में सऊदी अरब उन अरबों डॉलर को लेकर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वापस रिसाइकल कर देता था। यह अमेरिकन साम्राज्य का इंजन था। यह वह इन्फिनाइट मनी ग्लिच था जिसने अमेरिकी सरकार को बिना दिवालिया हुए बड़े घाटे चलाने की अनुमति दी। इसने यूएस बैंकिंग सेक्टर में नकदी का एक निरंतर गारंटीड फ्लो प्रदान किया। इसका मतलब था कि चाहे वाशिंगटन ने कितना भी पैसा प्रिंट किया हो, रियाद में हमेशा एक खरीदार तैयार रहता था जो इसे सोख लेता था। लेकिन कल सुबह 4:30 से वह मशीन टूट चुकी है। जब अमेरिकी नेवी ने इसी हफ्ते की शुरुआत में नॉर्थ अटलांटिक में वेनेजुएलन टैंकरों मैरिनर और सोफिया को जब्त किया, तो उन्होंने सिर्फ 50 मिलियन बैरल कच्चा तेल नहीं चुराया, उन्होंने उस विश्वास को तोड़ दिया जिसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को एक साथ रखा था। उन्होंने रियाद को एक संकेत भेजा कि संप्रभु संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है। सऊदी प्रतिक्रिया एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यह एक मौन घातक वित्तीय पैंतरा था जिसे रोलओवर स्टॉप के नाम से जाना जाता है। यही वह तकनीकी विवरण है जो अभी आपके बैंक खाते में संकट पैदा कर रहा है। सऊदी अरब के पास अरबों डॉलर के शॉर्ट टर्म यूएस ट्रेजरी बिल टी बिल हैं जो हर 30 से 90 दिनों में मैच्योर होते हैं। आमतौर पर जब ये बॉन्ड मैच्योर होते हैं तो सऊदी कैश लेते हैं और तुरंत इसे नए बॉन्ड्स में रोल ओवर कर देते हैं। इससे तरलता अमेरिकी प्रणाली में फंसी रहती है। यह पॉन्जी स्कीम को चलाता रहता है। लेकिन कल सुबह से उन्होंने रोल ओवर करना बंद कर दिया। जब अरबों डॉलर का डेट मैच्योर हुआ तो सऊदी ने कैश किया और चले गए। उन्होंने नई इशू खरीदी नहीं। इससे भी बदतर सूत्र बताते हैं कि वे अपने लॉन्गर डेटेड 10 वर्षीय ट्रेजरीज को सेकेंडरी मार्केट में एक्टिवली बेच रहे हैं। अपने ट्रैक छुपाने के लिए लंदन और सिंगापुर में डार्क पूल्स का उपयोग कर रहे हैं। इसने एक बड़ा तरलता वैक्यूम पैदा कर दिया है। अचानक यूएस डेट के खरीदारों से ज्यादा विक्रेता हो गए हैं। जब ऐसा होता है, बेसिक इकोनॉमिक्स काम करने लगती है, बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है और यील्ड ब्याज दर ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ जाती है। हम पहले ही 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड को आफ्टर अवर्स ट्रेडिंग में खतरनाक रूप से ऊंचा रेंगते देख रहे हैं। अब यह आपके चेकिंग अकाउंट के लिए क्यों मायने रखता है? लेकिन इसका मतलब यह क्यों है कि आप अपना कैश नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपका बैंक आपके पैसे वॉलेट में नहीं रखता। उनके पास बैक रूम में नकदी के ढेर नहीं हैं। वे आपकी जमा राशि लेते हैं और ब्याज कमाने के लिए ये वही यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं। वे इन बॉन्ड्स को टियर 1 कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इन बॉन्ड्स को गिरवी रखकर दूसरे बैंकों से रातों रात नकदी उधार लेते हैं, जिसकी उन्हें लाइटें जलाए रखने और एटीएम चलाने की ज़रूरत होती है। यह उनकी सॉल्वेंसी की बुनियाद है। लेकिन अब जब बॉन्ड मार्केट क्रैश हो रहा है क्योंकि सऊदी बाहर निकल चुके हैं, उस कोलैटरल का मूल्य फ्री फॉल में है। यह नर्क के मार्जिन कॉल को ट्रिगर कर रहा है।
पूरे देश में रीजनल बैंक, वही बैंक जहां आप अपनी बचत रखते हैं, यह देखकर उठ रहे हैं कि उनकी संपत्ति का मूल्य पिछले हफ्ते की तुलना में 20 या 30% कम है। वे तकनीकी रूप से दिवालिया हैं। अगर उन्हें आज आपको आपका कैश देने के लिए अपने बॉन्ड बेचने पड़े तो उन्हें भारी नुकसान होगा जो उन्हें तुरंत दिवालिया कर देगा। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, उन्हें ब्लीडिंग रोकनी होगी, उन्हें आउटफ्लो रोकना होगा। वे भौतिक रूप से आपको अपना कैश निकालने नहीं दे सकते क्योंकि पैसा वहां है ही नहीं। यह क्रशिंग बॉन्ड्स में फंसा हुआ है जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता। आपकी स्क्रीन पर दिख रही गड़बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है, यह एक बाढ़ को रोकने के लिए बनाया जा रहा बांध है। सऊदी ने प्लग खींच लिया, टब खाली हो रहा है और बैंक पानी की आखिरी कुछ बूंदों को अंदर रखने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अब आप कोई ग्राहक नहीं रहे, आप एक दिवालिया संस्था के लेनदार हैं। और जैसा कि हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं, जब बैंक दिवालिया होते हैं तो वे आपके अकाउंट को फ्रीज करने की अनुमति नहीं मांगते, वे बस ऐसा कर देते हैं। अब जब हमने स्थापित कर लिया है कि सऊदी बॉन्ड डंप के कारण बैंक तकनीकी रूप से दिवालिया है, तो हमें सबसे भयानक सवाल का जवाब देना होगा, यह दिवालियापन वास्तव में आप तक कैसे पहुंचता है? क्या आपको लगता है कि एक बड़े अमेरिकी बैंक का सीईओ एक स्टेज पर चलकर कैमरे में देखकर यह स्वीकार करेगा कि वे टूट चुके हैं? क्या आपको लगता है कि वे आपको "हमने आपका पैसा गंवा दिया" शीर्षक से एक ईमेल भेजेंगे? बिल्कुल नहीं। इससे तुरंत आतंक फैल जाएगा। यह उसी बैंक रन को ट्रिगर कर देगा जिससे वे बचने के लिए बेताब हैं। इसके बजाय वे फाइनेंशियल प्लेबुक के सबसे पुराने, सबसे प्रभावी तरीके का उपयोग करेंगे। वे गड़बड़ी का उपयोग करेंगे। हमें पहले ही देश भर से प्रमुख भुगतान प्रोसेसर और क्षेत्रीय बैंकों में सिस्टम एरर की अलग अलग रिपोर्टें मिल रही हैं। वायर अटक रही हैं, एटीएम लिमिट बिना सूचना के घटाई जा रही हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स अनिर्धारित रखरखाव के लिए डाउन हो रहे हैं। आपको समझना होगा कि 2026 में एक गड़बड़ी लगभग कभी भी तकनीकी त्रुटि नहीं होती। यह एक फीचर है, यह एक उपकरण है, यह भेष बदला हुआ एग्जिट बैन है। जब टोक्यो, लंदन और न्यूयॉर्क के एल्गोरिदम सोमवार सुबह जागेंगे, जो हमारे समय पर रविवार रात है, तो उन्हें एहसास होगा कि पूरे सिस्टम को बैक करने वाली कोलैटरल, वे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, गायब हो गई है। रेपो मार्केट, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रीसिंग गियर्स हैं, जकड़ जाएंगे। बैंक एक दूसरे को उधार देना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि दूसरे के पास उन्हें चुकाने के लिए पैसा है। जब इंटरबैंक लेंडिंग रुकती है तो सिस्टम फ्रीज हो जाता है। एक सामान्य फ्री मार्केट में इसका मतलब होगा कि बैंक अपने दरवाजे बंद कर देता है और दिवालियापन की घोषणा करता है। लेकिन हम किसी फ्री मार्केट में नहीं रहते, हम एक मैनेज सिस्टम में रहते हैं और इस सिस्टम के प्रबंधकों के पास इसी परिदृश्य के लिए एक विशिष्ट प्रोटोकॉल है। इसे फ्रिक्शन कहते हैं। उनका लक्ष्य पैसे के वेलोसिटी को धीमा करना है। उन्हें आपको अपनी पूंजी को डिजिटल सिस्टम से निकालकर गोल्ड, सिल्वर या जमीन जैसी भौतिक संपत्तियों में स्थानांतरित करने से रोकना है। लेकिन वे कानूनी रूप से बिना कोई संकट घोषित किए आपको नहीं कह सकते। इसलिए वे आपसे इंतजार करने को कहते हैं। वे फोर्स माज्योर प्रोटोकॉल लागू करेंगे। आपने ये अधिकार तब छोड़ दिए थे जब आपने अपना खाता खोला था, उन सेवा की शर्तों में गहरे दबे हुए जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। इन खंडों में कहा गया है कि असाधारण बाजार स्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी बुनियादी ढांचे की विफलताओं की स्थिति में बैंक को निकासी में देरी करने, वायर ट्रांसफर को सीमित करने या पूरी तरह से कार्यों को निलंबित करने का कानूनी अधिकार है। वे इसे कैपिटल कंट्रोल नहीं कहेंगे। वह वाक्यांश बहुत डरावना है। वे इसे सिक्योरिटी रिव्यू कहेंगे। यहाँ बिल्कुल वही होगा जो इस वीकेंड आपके साथ होगा। आप लॉग इन करेंगे अपने बुलियन डीलर को $50,000 भेजने के लिए, आखिरी बची हुई सिल्वर खरीदने के लिए। आप सेंड दबाएंगे, स्क्रीन लोड होगी और फिर यह पेंडिंग रिव्यू कहेगी। आप कस्टमर सर्विस को कॉल करेंगे। आप 3 घंटे होल्ड पर रहेंगे क्योंकि कॉल वॉल्यूम असामान्य रूप से अधिक है। जब आपको फोन पर आखिरकार कोई इंसान मिलेगा, वे विनम्र होंगे, वे शांत रहेंगे और आपसे झूठ बोलेंगे। वे कहेंगे, सर, मैडम, आपकी सुरक्षा के लिए वेनेजुएला स्थिति के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के कारण हमने इस लेनदेन को एक मानक धोखाधड़ी जांच के लिए फ्लैग किया है। हमें सिर्फ आपकी पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसे 24 से 48 घंटों में क्लियर हो जाना चाहिए। यह जाल है। यह एक देरी की रणनीति है जिसे उनके लिए समय खरीदने के लिए डिजाइन किया गया है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वे आपको वीकेंड में 48 घंटे के लिए रोक सकते हैं
तो फेडरल रिजर्व सोमवार सुबह हस्तक्षेप करेगा और उन्हें बाहर निकालने के लिए खरबों डॉलर प्रिंटेगा। वे जेरोम पॉवेल का इंतजार कर रहे हैं कि वे यील्ड कर्व कंट्रोल को सक्रिय करें, उन विषैले बॉन्ड्स को खरीदने के लिए जिन्हें सऊदी डंप कर रहे हैं। लेकिन जब तक प्रिंटर चालू नहीं होता, आपका पैसा प्रभावी रूप से बंधक है। वे आपको गैसलाइट कर रहे हैं। वे आपको यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि समस्या आपके अकाउंट या आपकी सुरक्षा या आपके लेनदेन के साथ है, लेकिन समस्या उनकी बैलेंस शीट के साथ है। हमने 1919 में लेबनान में यही सटीक प्लेबुक देखा था। हमने 1913 में साइप्रस में देखा था। लेबनान में बैंकों ने निकासी की सीमा कम करके शुरुआत की। फिर उन्होंने दावा किया कि सिस्टम अपडेट ने वीकेंड पर एटीएम बंद कर दिए। फिर उन्होंने बस विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। जब तक जनता को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक उनकी जमा राशि का 80% मूल्य खो चुका था। वे बिना निकास के जलती इमारत में बंद हो गए थे। गड़बड़ी कथा एक गहरे उद्देश्य की भी पूर्ति करती है। यह मीडिया के लिए एक सुविधाजनक कवर स्टोरी प्रदान करती है। अगर बैंक बस बंद हो जाएं, तो खबरें वित्तीय पतन की चीख पुकार मचाएंगी। लेकिन अगर बैंक कहें हम रूसी या वेनेजुएला के हैकर से साइबर हमले का अनुभव कर रहे हैं, तो कथा बदल जाती है। अचानक आप अपना पैसा गंवाने के लिए बैंक पर नाराज नहीं होते, आप एक विदेशी दुश्मन पर नाराज हो जाते हैं। आप देशभक्ति से भर जाते हैं। आप देरी को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप पर हमला हो रहा है। इसके चक्कर में न पड़े। कोई साइबर अटैक नहीं है। सर्वर ठीक काम कर रहे हैं। ऑप्टिकल केबल बरकरार हैं। केवल एक चीज टूटी हुई है, वह वादा है कि आपका पैसा आपका है। वह विशिष्ट तंत्र जो वे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फेड वायर और स्विफ्ट सेटलमेंट लेयर्स शामिल हैं। आमतौर पर सेटलमेंट तत्काल होता है या एक कारोबारी दिन लेता है, लेकिन बैंकों के पास मैन्युअली लेनदेन को एफएसी रिव्यू के लिए फ्लैग करने की क्षमता होती है। ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यह फिल्टर चौड़ा करके कि क्या एक संदिग्ध लेनदेन बनता है। वे कानूनी रूप से अरबों डॉलर के आउटफ्लो को बिना एक भी कानून तोड़े रोक सकते हैं। वे जाल चौड़ा कर रहे हैं। कल एक संदिग्ध लेनदेन किसी ज्ञात आतंकवादी सेल को $10 लाख भेजना हो सकता था। आज एक संदिग्ध लेनदेन आपका अपने परिवार के भविष्य को बचाने के लिए $10,000 स्थानांतरित करने की कोशिश है। वे ब्लीडिंग को धीमा कर रहे हैं। वे बाढ़ रुकने के लिए एक बांध बना रहे हैं। और जब आपका पैसा पेंडिंग लिम्बो में बैठा है, समय की घड़ी टिक रही है। हर घंटा जो आपकी पूंजी डिजिटल सिस्टम में फंसी है, वह एक घंटा है जिसका उपयोग सऊदी और केंद्रीय बैंक वास्तविक संपत्तियों की भौतिक आपूर्ति को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वे आपसे आगे निकल रहे हैं। वे जानते हैं कि सिस्टम दिवालिया है। वे संस्थागत निपटान चैनलों के माध्यम से अपना पैसा बैकडोर से बाहर निकाल रहे हैं, जिनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि वे आपके लिए फ्रंट डोर बंद रखते हैं। आप अपने फोन को देख सकते हैं और स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। आप अमीर महसूस कर सकते हैं क्योंकि ऐप कहता है कि आपके पास बैलेंस है, लेकिन आपको संपत्ति और संपत्ति पर दावे के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। फिजिकल गोल्ड संपत्ति है, जमीन संपत्ति है। एक बैंक स्क्रीन पर एक नंबर सिर्फ एक दावा है। यह एक IOU है और अभी वह इकाई जिसने वह IOU साइन किया है दिवालिया है। गड़बड़ी चेक बाउंस होने की आवाज है। और अगर आप अभी भी कस्टमर सर्विस के इस मुद्दे को हल करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि जब वे आपको तकनीकी सहायता स्क्रिप्ट के साथ रोकते हैं, वे आपकी जमा राशि को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार कर रहे हैं। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, अमेरिकी सरकार के पास इसके लिए एक प्लेबुक है। उन्होंने पहले ऐसा किया है और वे फिर से ऐसा करने वाले हैं। अगर आप वहां बैठकर यह सोच रही हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, यह अमेरिका है। सरकार मेरी अपनी जीवन भर की बचत से मुझे लॉकआउट करने की हिम्मत नहीं करेगी। तो आप एक खतरनाक स्थिति से पीड़ित हैं, जिसे नॉर्मली बायस के नाम से जाना जाता है। आप यह मान रहे हैं कि कल के नियम आज पर लागू होते हैं, लेकिन आपको जागने की जरूरत है। नियम सुबह 4 बजे बदल गए। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार क्या करती है जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, तो आपको क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं है। आपको बस एक इतिहास की किताब की जरूरत है। हम 1933 की प्लेबुक का एक फ्रेम दर फ्रेम रिप्ले देख रहे हैं। मैं आपको 5 अप्रैल 1933 में वापस ले जाता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स एक बैंकिंग संकट की चपेट में था। सरकार दिवालिया थी। फेडरल रिजर्व फंस गया था। निवेशक पेपर डॉलर में विश्वास खो रहे थे और इसे भौतिक सोने के लिए बदलने के लिए भाग रहे थे।
यह सिस्टम पर एक भाग था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने खर्च कम करके या बजट संतुलित करके अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अमेरिकी लोगों की संपत्ति चुराकर इसे ठीक किया। एक पेन के स्ट्रोक से उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 पर हस्ताक्षर किए। रातों रात किसी भी अमेरिकी नागरिक के लिए मौद्रिक सोने का स्वामित्व एक आपराधिक अपराध बन गया। आपको एक समय सीमा दी गई। आपको अपनी असली संपत्ति, अपने गोल्ड सिक्के, अपने बुलियन, अपने प्रमाण पत्र फेडरल रिजर्व को सौंपने थे। बदले में उन्होंने आपको पेपर डॉलर दिए, और एक बार उनके पास सारा सोना हो गया और आपके पास सारा कागज, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कागज को अवमूल्यन कर दिया। उन्होंने सोने की कीमत $20.67 से $35 प्रति औंस तय की। तत्काल हर अमेरिकी नागरिक ने अपनी क्रय शक्ति का 40% खो दिया। सरकार ने प्रभावी रूप से खुद को बचाने के लिए राष्ट्र की लगभग आधी निजी संपत्ति चुरा ली। उन्होंने इसे स्थिरीकरण कहा। इतिहास इसे जब्ती कहता है। अब 2026 तक तेजी से आगे बढ़ें। तंत्र बदल गया है, लेकिन हताशा बिल्कुल वही है। सरकार दिवालिया है, कर्ज $36 खरब है, सौदे बॉन्ड्स डंप कर रहे हैं, सिस्टम खून बहा रहा है। लेकिन इस बार उन्हें आपका सोना लेने के लिए एजेंटों को दरवाजे दरवाजे भेजने की जरूरत नहीं है। यह बहुत गंदा है, यह बहुत धीमा है। डिजिटल युग में जब्ती प्रकाश की गति से होती है। वे अभी तक आपके सोने के लिए नहीं आ रहे हैं, वे आपकी तरलता के लिए आ रहे हैं। आज हम जो एग्जिट बैन देख रहे हैं, गड़बड़ियां, देरी, जमे हुए वायर, यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 का आधुनिक संस्करण है। 1933 में उन्होंने भौतिक निकास को बंद कर दिया। 2026 में वे डिजिटल निकास को बंद कर रहे हैं, और यहाँ डरावना हिस्सा है, उन्होंने इसे कानूनी बनाने के लिए पहले ही कानून लिख दिए हैं। अधिकांश अमेरिकियों ने कभी बेल इन क्लॉज के बारे में नहीं सुना है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद सरकार ने डोड फ्रैंक अधिनियम पारित किया। उस विशाल कानून में दबा हुआ एक प्रावधान है जिसने आपके बैंक खाते की कानूनी स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया। आपको यह बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कानूनी रूप से वह पैसा अब आपका नहीं रहता। आप एक जमाकर्ता नहीं हैं, आप एक असुरक्षित लेनदार हैं। तकनीकी रूप से आपका कैश एक ऋण है जो आपने बैंक को दिया है, और अगर वह बैंक विफल हो जाता है, अगर वे दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि सऊदी अरब ने बॉन्ड मार्केट को क्रैश कर दिया, तो कानून कहता है कि उन्हें आपको नकदी में वापस भुगतान करने की जरूरत नहीं है। उन्हें आपकी जमा राशि को बैंक इक्विटी में बदलने का कानूनी अधिकार है। वे आपकी $1,00,000 की बचत ले सकते हैं और आपको एक दिवालिया बैंक में $1,00,000 की स्टॉक दे सकते हैं। आपको शेयर मिलते हैं, उन्हें आपकी जिंदगी मिलती है। इसे बेल इन कहा जाता है। इसका मतलब है कि जमाकर्ता बैंक को बचाते हैं, करदाता नहीं। यही कारण है कि गड़बड़ियां अभी हो रही हैं। बैंक जानते हैं कि वे इन बेल इन प्रोटोकॉल को ट्रिगर करने की कगार पर हैं। वे रूपांतरण की तैयारी के लिए धन को फ्रीज कर रहे हैं। जाल सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह वाशिंगटन डीसी की किताबों में बैठा हुआ एक संकेत विधान है। और अगर आपको लगता है कि सरकार बैंकों से आपकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी, तो देखें कि उन्होंने अभी वेनेजुएला के साथ क्या किया। इस हफ्ते मैरीनारा टैंकर की जब्ती अंतिम प्रमाण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने कानून के शासन को छोड़ दिया है। दशकों तक संप्रभु प्रतिरक्षा सुनहरा नियम था। वे दूसरे देश की भौतिक संपत्ति को नहीं छूते थे, लेकिन वाशिंगटन ने साबित कर दिया कि अगर वे काफी हताश हो जाते हैं तो वे समुद्री डाकुओं की तरह काम करेंगे। उन्होंने 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल को सिर्फ इसलिए जब्त कर लिया क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। अगर वे एक विदेशी राष्ट्र से चोरी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने को तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है कि वे आपकी रक्षा के लिए घरेलू बैंकिंग कानूनों का सम्मान करेंगे? वे नहीं करेंगे। अटलांटिक महासागर में जब्ती इस हताशा की बाहरी अभिव्यक्ति थी। आपके बैंक खाते पर फ्रीज आंतरिक अभिव्यक्ति है। सरकार आपकी निजी बचत को एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखती है, ठीक वेनेजुएला के तेल की तरह। और संकट के समय में उनका मानना है कि उन्हें सिस्टम को बचाने के लिए उस संसाधन को आवंटित करने का अधिकार है। एग्जिट बैन ब्लीडिंग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आपको जलती इमारत में फंसा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी जमा राशि को फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। आप फेडरल रिजर्व और वास्तविकता के बीच युद्ध में कोलैटरल डैमेज हैं। 1933 में जिन लोगों ने गुप्त रूप से अपना सोना रखा, वे ही थे जिन्होंने अपनी संपत्ति को संरक्षित रखा। जिन लोगों ने नियमों का पालन किया और इसे सौंप दिया,
उनका सफाया हो गया। आज जिन लोगों का पैसा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के अंदर है, वे लोग हैं जिन्हें ठगा जाने वाला है। स्मार्ट मनी इस इतिहास को जानती है, इसलिए सौदी ने जाने की अनुमति नहीं मांगी, वे बस चले गए। इसलिए अरबपति खेत की जमीन खरीद रहे हैं। वे जानते हैं कि जब फोर्स मेजर घोषित किया जाता है तो कब्जा ही एकमात्र कानून है जो मायने रखता है। और यह हमें अंतिम दो स्वप्न तक ले आता है, क्योंकि भले ही आप गड़बड़ियों से निपटने में कामयाब हो जाएं, भले ही आप अपने वायर ट्रांसफर को मंजूरी दिलाने में कामयाब हो जाएं, आप एक ऐसी दीवार से टकराने वाले हैं जिसे कोई भी राशि तोड़ नहीं सकती। आप यह पता लगाने वाले हैं कि जब आप बैंक से लड़ रहे थे तब असली संपत्तियां गायब हो रही थी। हम अब उपटेनियम के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, और जैसा कि हम अंतिम अध्याय में देखेंगे, अगर खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो आपके हाथ में कागजी पैसा रखने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इस परिदृश्य को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि आप भाग्यशाली हैं। मान लीजिए कि आप अपने बैंक के साथ फोन पर 3 घंटे बिताते हैं, आप मैनेजर पर चिल्लाते हैं, आप मुकदमे की धमकी देते हैं, और आखिरकार चमत्कारिक रूप से वे सुरक्षा रोक हटा देते हैं। आपका वायर ट्रांसफर हो जाता है, अंक आपके फ्रोजन बैंक अकाउंट से आपके बुलियन डीलर में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आप जीत गए हैं, आपको लगता है कि आप जाल से बच गए हैं, लेकिन यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि जाल कभी सिर्फ बैंक के बारे में नहीं था। आप सीधे उस दीवार से टकराने वाले हैं जिसे कोई भी कागजी पैसा नहीं तोड़ सकता। हम पतन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे ओब्टेनियम के नाम से जाना जाता है। जब आप बैंक मैनेजर से लड़ रहे थे, जब आप होल्ड पर बैठे थे, तब असली त्रासदी भौतिक बाजार में घटित हो रही थी। स्मार्ट मनी, सऊदी, चीनी केंद्रीय बैंकों ने गड़बड़ी ठीक होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने रिटेल नहीं खरीदा, वे सीधे सोत पर गए। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि सऊदी अरब स्विट्जरलैंड और पर्थ में रिफाइनरियों से सीधे 400 गुड डिलीवरी बार खरीद रहा है। वे थोक बाजार को सुखा रहे हैं, वे भौतिक धातु की डिलीवरी ले रहे हैं इससे पहले कि वह आपके लिए सिक्कों में ढली जाए। इसलिए जब आप सोमवार सुबह अपने बचाए गए पैसे के साथ अपने डीलर को कॉल करेंगे तो आप 2 शब्द सुनने वाले हैं जो आपको परेशान करेंगे: सोल्ड आउट, नो इन्वेंट्री। यह 2 स्वप्न परिदृश्य है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके खाते में 10 लाख डॉलर हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1 करोड़ डॉलर हैं। एक हाइपर इन्फ्लेशनरी पतन में पैसे के मूल्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपके पास कितना है, यह इस बात से निर्धारित होता है कि आप इससे क्या खरीद सकते हैं। और अगर कोई चांदी खरीदने के लिए नहीं है तो आपका कागजी पैसा गणितीय रूप से बेकार है। हम पहले ही कीमत का द्विभाजन देख रहे हैं। स्पॉट प्राइस जो आप टीवी पर देखते हैं, CNBC पर टिकर टिप शायद कहे कि चांदी $30 है, लेकिन यह एक नकली कीमत है। यह कॉमेक्स फ्यूचर्स मार्केट पर एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है। यह एक डिजिटल वादे की कीमत है जिसे कभी डिलीवर नहीं किया जाएगा। सड़क की कीमत और वास्तव में एक सिक्का अपने हाथ में रखने की कीमत पूरी तरह से अलग हो रही है। अगर आपको कोई डीलर मिलता है जिसके पास वास्तव में धातु है तो वह आपको $30 में नहीं बेचेगा, वह $60 या $80 मांगेगा। प्रीमियम विस्फोट कर रहा है क्योंकि धातु विलुप्त हो रही है। यह एग्जिट बैन का अंतिम परिणाम है। बैंक आपको इतनी देर तक रोकता है कि अंदरूनी सूत्र इन्वेंट्री खाली कर लें। जब तक वे आपको डिजिटल जेल से बाहर निकलने देते हैं तब तक भौतिक दुकान खाली हो चुकी है। और भगवान आपकी मदद करे अगर आप पेपर गोल्ड या SLV या GLV जैसे ETF पकड़े हुए हैं। आपको इन फंडों का प्रॉस्पेक्टस अभी पढ़ने की जरूरत है। फाइन प्रिंट में दबा हुआ फोर्स मेजर के बारे में एक खंड है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि अगर फंड शेयरों को बैक करने के लिए पर्याप्त भौतिक धातु का स्रोत नहीं कर सकता, जो ठीक वही होता है जब सऊदी अरब वैश्विक आपूर्ति को खत्म कर देता है, तो उन्हें नकदी से निपटाने का अधिकार है। क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब चांदी $100 या $500 प्रति औंस हो जाएगी तो वे आपको चांदी नहीं देंगे, वे आपकी स्थिति को बंद कर देंगे और आपको पुरानी कीमत के लिए एक चेक भेजेंगे, एक ऐसी मुद्रा में जो तेजी से अपना मूल्य खो रही है। आपको पेपर के टुकड़ों में भुगतान किया जाएगा जबकि असली संपत्ति रियाद और शंघाई में चली जाएगी। अमेरिकी सरकार ने सोचा कि वे बिना किसी परिणाम के दुनिया की संपत्ति जब्त कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे वेनेजुएला के खिलाफ डॉलर को हथियार बना सकते हैं और सऊदी की वफादारी बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे सुनहरा नियम भूल गए। जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। और आज सुबह से अमेरिका के पास सोना नहीं है, सऊदी अरब के पास है, चीन के पास है,
तो क्लिक क्या है? इन अंतिम घंटों में आप क्या कर सकते हैं? पहला, भौतिक हो जाओ। अगर आप इसे अपने हाथ में नहीं रखते हैं तो आप इसके मालिक नहीं हैं। अगर यह स्विट्जरलैंड के एक तिजोरी में है जिसे आपने कभी नहीं देखा है तो यह आपका नहीं है। अगर यह किसी ईटीएफ में है तो यह निश्चित रूप से आपका नहीं है। स्थानीय सिक्का दुकानों को खंगालें। निजी विक्रेताओं की तलाश करें। डिजिटल सिस्टम से बाहर निकलें जबकि गड़बड़ी अभी भी सिर्फ एक देरी है, एक स्थायी दीवार नहीं। दूसरा, बॉन्ड यील्ड देखें। मैं सोमवार को शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं। अपनी आंखें 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी यील्ड पर चिपकाए रखें। अगर यह 5.0% को पार कर जाता है तो खेल खत्म हो गया। यह वापसी का गणितीय बिंदु है। इसका मतलब है कि सऊदी ने सफलतापूर्वक बॉन्ड मार्केट को तोड़ दिया है। तीसरा, शोर को नज़रअंदाज करें। मीडिया आपको विचलित करने की कोशिश करेगी। वे वेनेजुएला में ड्रग छापों के बारे में बात करेंगे। वे वाशिंगटन में राजनीतिक घोटालों के बारे में बात करेंगे। इसे नज़रअंदाज करें। यह थिएटर है। एकमात्र कहानी जो मायने रखती है वह यह है कि पेट्रोडॉलर आज सुबह मर गया। खिड़की बंद हो रही है। सऊदी बिल्डिंग छोड़ चुके हैं। बैंक दरवाजे बंद कर रहे हैं। सोमवार आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी क्यूआर कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।